मैं आपका आफ्ताब राना एक बार फिर अपने 81 भारत के मशहूर कार्यक्रम गुफ्तगू के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं औरंगाबाद के न्यू एरिया के वार्ड नंबर 5 में। और यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस कवि, उस लेखक से जो जितना अच्छा लिखता है उतना ही अच्छा दिखता भी है, जो जितना अच्छा लिखता और दिखता है उतना ही अच्छा पढ़ता भी है। और वो नाम है धनंजय जयपुरी जी का। धनंजय जयपुरी जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं को एक नया आयाम दिया है। उनकी अभी एक किताब आई थी गीता दुर्त विलंबित, फिर उनकी एक किताब आई थी सतबहिनी चालीसा, और उन्होंने कहानियों का संकलन, अपनी कहानियों का संकलन किया है, कहानी अपनी अपनी में। ये लोगों के जबान तक ये नाम धनंजय जयपुरी का इसलिए भी पहुंचा कि जो शब्द के चितेरे यहां से जो पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका के संपादक मंडल के एक विशेष अंग होने के नाते लोगों के चर्चा में ये बने रहते हैं। और इनकी दूसरी जो सबसे बड़ी पहचान है वो पहचान है या हिंदी की कवि गोष्ठी हो या उर्दू की शेरी निशस्त, धनंजय जयपुरी जी वहां पाए जाते हैं। आइए गुफ्तगू के अंतर्गत 81 भारत के इस शानदार प्रोग्राम में हम मुलाकात करवाते हैं जनाब धनंजय जयपुरी जी से। दोस्तों हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं श्री धनंजय जयपुरी जी, जो बड़े अच्छे कवि, शानदार व्यक्ति, बेहतरीन शख्सियत, हिंदी और उर्दू को एक साथ लेकर चलने वाली शख्सियत हैं जनाब धनंजय जयपुरी जी। 81 भारत के इस विशेष कार्यक्रम गुफ्तगू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जयपुरी जी, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। आज के लोग MBA, BBA, MCA के तरफ भाग रहे हैं। ऐसे वक्त में हिंदी के भविष्य के बारे में आप हमें बताएं, हिंदी का क्या भविष्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आफ्ताब भाई। यह तो निश्चित है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीन तृणंग खादन निहजेव लोके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जहाँ साहित्य, संगीत और कला नहीं है वहाँ मानवता नहीं है। मानवता का मतलब नहीं कि मानव शरीर केवल प्राप्त कर लेना। मानवता का मतलब है कि मानव के रूप में आदमी व्यवहार करे, साहित्य, संगीत और कला से अपना संबंध बनाए रखे, और नहीं तो वह एक पशु के समान है। हमारे जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा उपयोग है। साहित्य के बिना हम मानव नहीं कहे जा सकते हैं, बल्कि एक पशु के रूप में होते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मानव के विकास के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य संगीत की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन धनंजय भाई, बात ऐसी है कि लोग ऐसी पढ़ाई की तरफ भाग रहे हैं जहां से नौकरी मिल सके। जैसे MCA लोग इसीलिए कर रहे हैं, BBA, MBA लोग इसीलिए कर रहे हैं, B फार्मा, D फार्मा लोग इसीलिए कर रहे हैं। तो क्या हिंदी पढ़ के, हिंदी साहित्य की रचना करके, या ये कहिए कि हिंदी की सेवा करके क्या रोटी प्राप्त की जा सकती है? मेरी समझ में बिजनेस, व्यापार या पैसे कमाने के लिए दूसरे भाषा की आवश्यकता तो है ही, परंतु निज भाषा उन्नति है सब भाषा का मूल। बिन निज भाषा ज्ञान का बढ़े नहीं, मिटे नहीं का सूल। अपने भविष्य के विकास के लिए अपनी भाषा की उन्नति आवश्यक है। वैसे तो हम रोजगार की भाषा या संपत्ति कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अंग्रेजी पढ़ते हैं या अन्य भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, परंतु अपनी भाषा को छोड़कर केवल दूसरे, अपनी माँ को माँ न कहकर दूसरे की माँ को माँ हम कहें, यह अच्छी बात नहीं है। अपनी माँ को माँ कहते भर में दूसरे की माँ कहिए, चलेगा, वो तो चलता है। आज की स्थिति हो गई है कि बेतहाशा लोग अंग्रेजी की ओर भागे चले जा रहे हैं।
और अपनी भाषा अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, यह हमारे भविष्य के लिए वरदान साबित तो नहीं हो सकता, इसे मैं अभिशाप ही समझता हूँ। नहीं, वो मैं कह रहा था कि मेरे अपने हिसाब से क्या हिंदी की सेवा या हिंदी पढ़ के हम आज के डेट में रोटी कमा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कमाया जा सकता है। हम हिंदी पढ़ करके हिंदी भाषा का विकास करके क्यों नहीं रोटी कमा सकते हैं? ऐसी बात नहीं है केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ करके या उसका प्रचार प्रसार करके ही रोटी कमाई जा सकती है। हिंदी का भी भविष्य है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी का भविष्य नहीं है। हिंदी के बल पर आज तो हिंदी का उपयोग कम कर रहे हैं या अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं। आज के पहले जो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, हिंदी के बल पर जो लोग चल रहे थे, क्या वे पैसे नहीं कमाए? वे भी पैसे कमाए, इज्जत भी कमाए, प्रतिष्ठा भी कमाए। और मैं तो नहीं समझता हूं कि अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए हिंदी के छोड़ करके कोई दूसरी भाषा भी है। बहुत ही साफ लफ्ज में हमारे धनंजय जी ने बताया कि हिंदी से भी पैसा प्रतिष्ठा कमाई जा सकती है, क्योंकि ये हमारी माँ है, ये सिर्फ बोली नहीं है। और हम अपनी माँ के आंचल को छोड़ के दूसरे के आंचल में कब तक अपने सर को छुपाएंगे? अब जरा इनकी बात इन्हीं के जरिए किया जाए। सर, आपकी एक किताब आई थी, कहानी अपनी अपनी। जी जी। कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक के बीच? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तक लगभग सैकड़ों फोन आ चुके हैं मेरे पास, और कहानी की पुस्तक की मांग भी की जा रही है। उसमें लोग कुछ खामियां तो रहती ही हैं, कुछ खामियां हैं, परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि यह किताब आगे चल करके नाम कमाएगा और हमारी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएगी। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को, खासतौर से 81 भारत के समस्त दर्शकों को गुफ्तगू के माध्यम से ये बताऊं कि हिंदी शायरी में, हिंदी रचना में एक विधा है द्रुत विलंबित, जिस पर बहुत कम काम किया गया है। आपने गीता द्रुत विलंबित जो कार्य किया, उसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इतनी क्लिष्ट विधा आपने कैसे चुन ली, क्यों चुनी, और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अक्सर मैं मतलब शुरू से ही संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने संस्कृत से पीजी किया है, और खास करके गीता द्रुत विलंबित या छंद की ओर मेरा जो लगाव हुआ, उसका मतलब श्रेय हमारे गुरुदेव साहित्यिक गुरु मिथिलेश मधुकर को जाता है। एक बार मैं उन्हीं के यहाँ बैठा हुआ था और कुछ रचनाएं की बात चल रही थी। उन्होंने गीता का द्रुत विलंबित छंद में 2-4 श्लोक का अनुवाद किया था। मैंने उनसे पूछा कि सर, क्या मैं भी कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे बताया कि नभ भरऊ मतलब नगण, भगण, भगण और रगण, 4 गण के सहयोग से इसको किया जाता है। और उन्हें मुझे समझा दिया, मैं लिखना शुरू किया तो ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, मैं लिखता चला गया और लिखते लिखते 1 महीने में मैंने पूरा गीता द्रुत विलंबित लिख दिया। यह तो भगवान कृष्ण की अपरंपार कृपा ही कही जा सकती है। और फिर आपकी एक छोटी सी पॉकेट बुक आई थी, सतबहिनी चालीसा जी। तो सतबहिनी चालीसा के बारे में कुछ बताइए आप। असल में मेरा मम्हारा अम्बा के नजदीक है, और अम्बा में ही सतबहिनी माँ का मंदिर है। अक्सर मैं वहाँ आया जाया करता था, तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा या अन्य चालीसा के बारे में देखता था, पढ़ता था, मुझे अच्छा भी लगता था। एकाएक एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं भी क्यों कोई चालीसा न लिख दूं। तो एकाएक ध्यान मेरा सतबहिनी माता की ओर गया, और उसी शाम मैं बैठ गया लिखने। लिखते लिखते लिखा तो संजोग से अच्छी रचना हो गई, और ये तो माता सतबहिनी माँ की ही कृपा कही जा सकती है। मैं चाहूंगा कि जो अभी युवा पीढ़ी है, जो आपके बाद की पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी जो है, जो हिंदी में कुछ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, जैसे आपके शहर में कई हिंदी के युवा कवि हैं, और जो
रचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो सुन के वो प्रेरित हो रहे हैं हिंदी की रचनाओं से, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, उनके लिए संदेश मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ जो प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, जो रचना में महारत हासिल किए हुए हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूंगा कि वे साप्ताहिक एक दिन क्लास चलावें और छंद या उर्दू का गजल या अन्य कविताएं कैसे लिखी जा सकती हैं, मात्राएं क्या होती हैं, इस पर क्लास चले और उन बच्चों को बुलाया जाए, तो मेरे समझ से भविष्य अच्छा हो सकता है। आप जरा मेरे दर्शकों को 81 भारत के इस गुफ्तगू के माध्यम से अपनी किताबों का दर्शन तो करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी तक 3 पुस्तकों की रचना की है स्वतंत्र रूप से। वैसे तो मैं समकालीन जवाबदेही, संज्ञा दर्पण, चित्रा दर्पण और शब्द के चितेरे आदि का संपादक मंडल का भी सदस्य रहा हूं और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया हूं। आइए मैं अपनी तीनों पुस्तकों का दर्शन कराता हूं। ये मेरी अपनी रचनाएं हैं, आप इसको देखें। कहानी अपनी अपनी, गीता द्रुत विलंबित और सतबहनी चालीसा के रचयिता धनंजय जयपुरी जी से अभी आप सुन रहे थे उनकी बातें, और उनकी बातों से एक बात तो साफ लफ्ज में निकल के आई कि हिंदी से भी प्रतिष्ठा कमाई जा सकती है, हिंदी से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अंग्रेजी की तरफ भागने वाले लोगों को चाहिए कि वो हिंदी की तरफ वापस आए। धन्यवाद। देखते रहिए 81 भारत, और हर सोमवार का सोमवार जरूर देखिए गुफ्तगू।